चलिए, तो 2 मार्च 2024 आज का न्यूज़ टुडे शुरुआत करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया है और इसको अभी जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है इसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया था, उसके स्थापना दिवस के मौके पर इसको जारी किया गया था। ठीक है, और ये जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है इसको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने क्या बोलते हैं, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर के इसको विकसित किया था। ठीक है, और इसमें ऊर्जा दक्षता के बारे में पता लगाया गया है। टोटल जो 36 राज्य और यूटी हैं, मतलब 28 राज्य और 8 यूटी, उन दोनों का इसमें निकाला गया है। इसमें टोटल 7 सेक्टर और 65 इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। तो 7 सेक्टर्स कौन से? भवन, उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, विद्युत वितरण कंपनी और क्रॉस सेक्टर पहले। ठीक है, और इसमें जो है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है राज्यों और उनको उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, फ्रंट रनर, अचीवर, कैंडिडेटर और एस्पिरेंट। याद रखना इसमें जो टॉप किया है वो कर्नाटक ने किया है और उसके बाद में आंध्रा रहा है। ठीक है, और इसमें 15 राज्यों में सुधार हुआ है, महाराष्ट्र और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है। ठीक है, अगर कुछ सिफारिशों की बात करें तो राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाओं को प्रभावी तरीके से निभाया जाए, राज्य के एनर्जी ट्रांजिशन के प्रयासों में तालमेल बिठाया जाए, रिवॉल्विंग निवेश मोड में राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि का लाभ उठाना चाहिए। रिवॉल्विंग फंड वो होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित या निवेश किया जाता है। ठीक है, एनर्जी सर्विस कंपनियों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को अपनाना चाहिए। ठीक है, कार्बन बाजार का लाभ उठाना चाहिए। ये तो हो गई। हमने कुछ पहले भी शुरू करी है ऊर्जा दक्षता के लिए, जैसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। इसी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्थापित किया था। अभी देखेंगे उसको आगे। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक व लेबलिंग कार्यक्रम करना, राज्य संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, डिस्कॉम का क्षमता निर्माण, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, ऐसे कुछ हमने शुरू किए हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, एक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2002 में स्थापित किया गया था और ये एक वैधानिक संस्था है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ऊर्जा तीव्रता है उसको कम करना है। ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, याद रखना, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत ये काम करती है। तो विद्युत मंत्रालय आपको इसमें जरूर से जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम आगे चलते हैं तो जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने 12 महत्वपूर्ण सामरिक खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि 12 महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं। तो इनके नाम है, सारे ईएम हैं, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टेटलियम, टेलुरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम। दोबारा बोल रहा हूँ, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टेटलम, टेलुरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वेनेडियम। ऐसा यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश में पहली बार इन 12 खनिजों के लिए ब्लॉक्स की नीलामी करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्धारित करने के लिए किया है। रॉयल्टी क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति के पास में जैसे किसी चीज का स्वामित्व होता है ना, तो उसको उसके बदले में क्या बोलते हैं, उस चीज का यूज करने के लिए उसको क्या देनी पड़ती है, उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक खदान है। ठीक है, अब किसी क्या बोलते हैं, टाटा वालों को ये यूज करनी है, तो टाटा वाले क्या बोलते हैं, मेरे को क्या देंगे, रॉयल्टी। लेकिन इन रियलिटी में तो खदान मेरे पास नहीं है, खदान किसके पास है, गवर्नमेंट के पास में। तो रॉयल्टी भी किसको मिलेगी, गवर्नमेंट को। समझ में आ गया होगा मैं भी। चलिए, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारा जो खान संशोधन वाला अधिनियम है, इसमें जो भाग अनुसूची के भाग डी में 24 महत्वपूर्ण खनिजों और सामरिक खनिजों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व क्या होता है, तो ये आधुनिक तकनीकों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जितने भी स्मार्टफोन सेमीकंडक्टर होते हैं, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी होती है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रक्षा उपकरण हो गया, इनमें भी इनका होता है। ठीक है, इंडिया में इनके इशूज क्या है, एक तो इंडिया में इनके भंडार बहुत कम है। ठीक है, खोज भी इनकी कम होती है। ठीक है, और जैसे कि कांगो, ऑस्ट्रेलिया, चीन देशों पर हमारी ज़्यादा ही निर्भरता है। हाँ, तो अगर हम इसकी पहलों के लिए बात करें तो आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई। महत्वपूर्ण खनिज वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए खनिज भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी हमने शुरू करी है। लिथियम और कोबाल्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ और लिथियम के लिए अर्जेंटीना के साथ साझेदारी की गई। ये ध्यान रखना, लिथियम और कोबाल्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया और लिथियम के लिए अर्जेंटीना। आपको लिथियम का तो वो भी याद होगा, ट्राइंगल ABC, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राज़ील और चिली। ठीक है, चलिए, हाँ, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल का हमने गठन किया है। एक ये ध्यान रखना, काबिल क्या है, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है। काबिल का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में आपूर्ति के लिए भारत के बाहर सामरिक खनिजों की पहचान करना, अन्वेषण करना, गहरे अधिग्रहण करना, विकास करना, खनन करना और प्रसंस्करण करना है। सॉरी, ये ध्यान रखना, यहाँ अर्जेंटीना बोलीविया है, यहाँ पर है ना, बी का मतलब बोलीविया, मैंने शायद ब्राजील बोल दिया था,
मे बी माई मिस्टेक, ब्राज़ील नहीं है यहाँ पर, बोलिविया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र में संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए संबंधित भारत सत्र को अपनाया गया। तो भारत ने, आपने को याद होगा, लाइफ मिशन किया था। तो इस संकल्प को भारत के पर्यावरण मिशन लाइफ हम लोगों ने, जो हमारे मोदी जी ने किया था, श्रीलंका और बोलिविया ने भी इस संकल्प का समर्थन किया। तो ये संकल्प क्या है? सतत विकास प्राप्त करने के लिए संधारणीय जीवन शैली की दिशा में व्यवहार बदलाव की सीमिता। यह 2022 में Rio+20 में अपनाए गए सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न पर कार्यक्रमों के 10 वर्षीय फ्रेमवर्क के कार्य को मान्यता देता है। इस फ्रेमवर्क में अग्रलिखित 6 कार्यक्रम है। सार्वजनिक खरीद की सतत का, ठीक है, सतत उपभोग और उत्पादन के लिए उपभोक्ता सूचना, पर्यटन, जीवन शैली शिक्षा, भवन निर्माण, खाद्य प्रणालियां, ये है इसमें। वन प्लेनेट लागू द्वारा किया जाएगा, ठीक है। संकल्प के माध्यम से सदस्य देशों को, सिंपल सी बात है कि मिशन लाइफ को जीवन में लाना है। मिशन लाइफ क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये कब किया गया था। तो भारत की जो मिशन लाइफ है, इसकी शुरुआत ग्लासगो में जो आयोजित हुआ था जलवायु परिवर्तन पर COP26। तो जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, कहाँ पर? ग्लासगो में। उस टाइम पर इसको शुरू किया गया था, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देना है। इसके 3 चरण हैं। एक तो मांग में बदलाव, व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आपूर्ति में बदलाव, उद्योगों और बाजारों को बदलती मांग पर तेजी से प्रक्रिया देने में सक्षम बनाना। नीति में बदलाव, ठीक है। अगर हम बात करें तो लाइफ में क्या क्या है? ऊर्जा की बचत करो, अपशिष्ट कम करो, ई अपशिष्ट कम करो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ, सतत खाद्य प्रणाली अपनाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करो, जल की बचत करो। दैट इज लाइफ थीम्स। अभी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने इसके बारे में बात की है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह ध्यान रखना, इसका गठन कहाँ किया गया था? Rio+20 की जो परिणाम स्वरूप 2012 में। तो याद रखना, इसका गठन क्या बोलते हैं, 2012 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए विश्व का शीर्ष निकाय है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2012 में की गई थी ये, ठीक है। ये यूएनईपी की गवर्निंग बॉडी है। 2 साल में एक बार नैरोबी केन्या में इसकी होती है, 2 साल में एक बार। यूएनईके ने एक मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र अपनाया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता, हानि, प्रदूषण, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। तो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस को किसने अपनाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूएनईए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज काफी ज्यादा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 5000 किसान उत्पादक संगठन ओएनडीसी पोर्टल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। तो जो ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये हमारे ई कॉमर्स के लिए आया था। पर एफपीओ के पंजीकरण से उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिल रही है। ओएनडीसी का लक्ष्य एक ऐसी एकीकृत डिजिटल कॉमर्स अवसंरचना तैयार करना है जो खरीदारों और विक्रेताओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म से जोड़े। ओएनडीसी किसके अंतर्गत काम करता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंडर में काम करता है, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2B, B2C आदि तक सीधी पहुंच प्रदान करके एफपीओ को सशक्त बना रहा है। अब भाई ये एफपीओ क्या होता है? तो एफपीओ एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिसके सदस्य किसान होते हैं, ठीक है। और इसमें उत्पादक संगठन प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित एक कानूनी आई है, जैसे किसान, दूध उत्पाद, शिल्पकार, ऐसे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें ये तो क्या बोलते हैं, कोई कंपनी ये भी कर सकती है जो सदस्यों के बीच लाभ के बंटवारे का प्रावधान करती है। उत्पादक संगठन का स्वामित्व उसके सदस्यों के पास होता है। एक एफपीओ मुख्य रूप से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002, तो जो हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 है, ठीक है, या संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013, इनके तहत ये पंजीकृत होता है। भूमिका क्या है? तो ये किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हैं, संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार लाते हैं, जोखिमों को कम करते हैं, आदि काम ये करते हैं। एफपीओ के लिए हमने क्या बोलते हैं 10,000 नए एफपीओ का गठन और संवर्धन करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाई है, ठीक है। और लगभग 8,000 हमने शुरू कर दिए हैं। लघु कृषक व्यवसायी संघ, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आदि द्वारा समर्थित है। उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत एफपीओ को 100 करोड़ रुपए तक के आयकर से छूट दी गई है। याद रखना, 100 करोड़ रुपए तक के आयकर से छूट दी गई है। चलिए अगले बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? भारत में इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल्स इन द टेक्सटाइल वैल्यू इन इंडिया। तो इंडिया टेक्स हमने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक मॉडल्स इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया। तो टेक्सटाइल की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। तो इंडिया टेक्स को भारत टेक्स 2024 में लॉन्च किया गया है। भारत टेक्स 2024 भारत में अब तक आयोजित वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। तो याद रखना, इंडिया टैक्स, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पर वो टैक्स नहीं है TAX वाला, ये TEX यानी टेक्सटाइल वाला है,
ठीक है। और इसको यूएनईपी की परियोजना है ये, तो ध्यान रखना इंडिया टैक्स किसकी परियोजना है, यूएनईपी की। यह वन यूएनईपी टेक्सटाइल पहल का हिस्सा है। यह पहल रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है, सतत और चक्रीय टेक्सटाइल वैल्यू चेन को न्यायसंगत अपनाने में। इंडिया टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय वस्त्र चक्रीय यानी सर्कुलर मॉडल को अपनाने में तेजी लाने में मदद करना, इसे वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, डेनमार्क के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, 3 मुख्य उदाहरण हैं। इको इन्वेशन मतलब लघु और मध्यम उद्योगों को उनके सभी कार्यों में चक्रीय और लवचिल मॉडल अपनाने में मार्गदर्शन करना। ठीक है, मानव गतिविधियों की वजह से पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले हानिकर, तो इको इन्वेशन। प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, ठीक है, वस्तु या सेवा के उपयोग की पूरी अवधि के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रभावों को मापना, तो पीएफ में किया जाएगा। और चक्रीयता, रिड्यूस्ड बाय डिजाइन के सिद्धांत तथा उत्पाद या सेवा में इस्तेमाल सामग्रियों की वैल्यू को बनाए रखने के मॉडल पर आधारित है। इसके तहत रिड्यूस, रीयूज, रीन्यू, रिपर्पज, रिसाइकल ये चीज़ें की जाएगी। रिड्यूस्ड बाय डिजाइन के तहत उत्पादों और सेवाओं को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कम से कम सामग्रियों का इनके लिए यूज हो। भारत के लिए लाभ क्या है, तो भारत के वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलेगी। फोकस चक्रीय व्यवसाय, अधिक उपभोक्ता, तो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। इंडिया टैक्स टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यूएनईपी का है ये। चलिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी लास्ट है। कर्नाटक राज्य विधानमंडल ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मांध बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। क्या है भाई ये, तो कर्नाटक जो पहले 1997 का अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, कुछ दिन पहले विधेयक राज्य विधान परिषद में पारित नहीं हो सका था। राज्य विधानसभा में इस पर पुनर्विचार करने के बाद इसे फिर से पारित कर दिया गया है और इसके बाद ही विधानसभा में पारित हो दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 197 के अनुसार यदि किसी विधेयक को पहली बार राज्य विधान परिषद अस्वीकृत कर देती है, ध्यान रखना पॉलिटी का कंसेप्ट है, तो अगर पहली बार क्या बोलते हैं राज्य विधान परिषद अस्वीकृत कर देती है तो राज्य विधानसभा इस विधेयक को विधान परिषद द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने हेतु संशोधनों के साथ या बिना किसी संशोधन के फिर से पारित कर सकती है। ठीक है, इस बार दूसरी बार पारित विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है। निम्नलिखित स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों में यदि विधान परिषद विधेयक को फिर से अस्वीकृत कर दे तब भी पारित मान लिया जाएगा। 1 माह से अधिक समय तक अगर कोई कार्यवाही नहीं करे तब भी पारित मान लिया जाएगा। और विधेयक को उन सदनों जिन पर विधानसभा सहमत नहीं है तब भी पारित मान लिया जाएगा। कुछ भी कर लो भाई, पारित हो जाएगा वो। ठीक है, भारत में मंदिरों का विनियमन, तो संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत सरकार को निम्नलिखित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्थलों की पंथनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करना, सामाजिक कल्याण और सुधार हेतु सभी अथवा हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना, धार्मिक बंदोबस्त और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन संविधान की ध्यान रखना समवर्ती सूची का विषय है। तो धार्मिक बंदोबस्त समवर्ती सूची का विषय है, मंदिरों को विनियमित करने के लिए कानून बनाए। अन्य सुर्खियों की बात करें तो प्लेनेटरी बाउंड्रीज ग्रह सीमाएं फ्रेमवर्क क्या है, तो पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए जोहान रोकस्ट्रम को 2024 का टाइलर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क पर उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। तो प्लेनेटरी फ्रेमवर्क बाउंड्रीज फ्रेमवर्क की बात करें तो पहली बार 2009 में प्रकाशित किया गया था कि 9 प्रणालियों को एकीकृत करता है। ग्रह की कार्यप्रणाली और स्थिति को निर्धारित करती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भूमि प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाह, नवीन घटक, समतापीय मंडल, ओजोन परत का क्षरण, वायुमंडलीय एरोसोल, तो इन सबको ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज मानव और मानवता को जीवन सहायता प्रदान करती है। इनकी सीमा में रहते हुए मानव और उसके आने वाली पीढ़ियां विकसित हो सकती है, वह फल फूल सकती है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार 9 में से 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज का मानव जनित गतिविधियों के कारण उल्लंघन हुआ है। अब ये NEFT की बात कर लेते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इंपॉर्टेंट है ये। RBI के अनुसार NEFT प्रणाली ने 2014 से 23 तक लेन देनों की मात्रा के मामलों में 700% की वृद्धि दर्ज की है। नेफ्ट प्रणाली के बारे में, यह एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है। इसका स्वामित्व व परिचालन RBI के अधीन है। व्यक्ति, कंपनियां और कॉर्पोरेट्स NEFT सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। NEFT के माध्यम से फंड, यह ध्यान रखना, व्यक्ति, कंपनी और कॉर्पोरेशंस ये सब इसका यूज कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर के लिए RBI ने कोई सीमा आरोपित, तो इसमें फंड ट्रांसफर की कोई सीमा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। नेफ्ट के माध्यम से देश के बाहर किए जाने वाले रेमिटेंस के मामले में केवल नेपाल को इस सुविधा के माध्यम से विप्रेषण किया जा सकता है, तो केवल नेपाल ही इसके माध्यम से रेमिटेंस को भेज सकता है। भारत नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना के तहत किया जा सकता है, तो नेपाल ही इसमें कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं।
विकास निधि, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एसडीएफ के तहत, एसडीएफ मतलब चीनी विकास शुगर डेवलपमेंट फंड के तहत ऋणों को पुनर्गठन हेतु दिशा निर्देश संशोधन किए हैं। ठीक है, ये कदम चीनी मिलों को राहत देने के लिए उठाए हैं। तो ऋण का पुनर्गठन करने और एक मुफ्त निपटान का विकल्प दिया गया है। ठीक है, एसडीएफ चीनी विकास निगम और चीनी विकास निधि अधिनियम 1982-1983 के चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देते हैं। मिलों के आधुनिकीकरण के लिए, गन्ना क्षेत्र के लिए, खोई के, तो इम्पोर्टेंट नहीं इतनी। अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र क्या है ये, तो अभी डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था अबू धाबी में, और इसमें इसको अपनाया गया। इसमें सदस्य देशों ने डब्ल्यूटीओ को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को केंद्र में रखते हुए प्रणाली की क्षमता को संरक्षित करने और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूटीओ के कार्य में विकास पक्ष को केंद्र में रखने पर बल दिया है। इस सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ ने ई कॉमर्स व्यापार पर आयात शुल्क लगाने पर लगी रोक को और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति प्रकट की है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, तो एनएसडीसी ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ ओडिशा में कौशल विकास प्रोजेक्ट ओडिसर्व शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट ओडिसर्व, ठीक है, शुरू किसने किया है? एनएसडीसी ने एक गैर बैंकिंग कंपनी के साथ किया है। यह एनएसडीसी क्या है? तो एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई थी। एनएसडीसी शेयर पूंजी 49% धारिता भारत सरकार के पास है और 51% धारिता निजी क्षेत्र के पास है। ध्यान रखने की बात है, इस संस्था का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना, इसके लिए बड़ी गुणवत्ता युक्त और लाभ आधारित व्यवस्था व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित करना है। अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं। तो बायो एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शोधकर्ताओं के अनुसार बायो एनर्जी ट्रांजिशन तकनीक का इस्तेमाल पायरोलिसिस के लिए करना संभव हो गया है। तो पायरोलिसिस क्या है? तो पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के तापीय अपघटन की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पायरोलिसिस द्वारा अपशिष्ट बायोमास जैसे कार्बन युक्त पदार्थों को बायोचार और बायो ऑयल में बदला जा सकता है। साथ ही इनमें सिन गैस भी उत्पन्न की जा सकती है। अपशिष्ट बायोमास के अंतर्गत फसल अवशेष, खाद्य अपशिष्ट और पशु खाद्य शामिल है। ये पायरोलिसिस उत्पाद बायो एनर्जी ट्रांजिशन भारत में ग्रामीण समुदायों के निम्नलिखित 3 मामलों में मदद कर सकते हैं। बायोचार से मृदा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। बायो ऑयल का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सिन गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन में, तो इससे हम यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखो, एक सी माउंट या समुद्री पर्वत करके है। एक समुद्री पर्वत क्या होता है? तो पेरू और चिली के तट पर गहरे समुद्र में 4 विशाल सी माउंट्स की खोज। तो सी माउंट्स क्या होते हैं? जल सतह के नीचे स्थित पर्वत होता है। ठीक है, अधिकांश सी माउंट्स विलुप्त ज्वालामुखियों के अवशेष है। आमतौर पर शंकु के होते हैं आकार के। बड़े सपाट वाले सी माउंट्स को गायोट्स, ये ध्यान रखना, गायोट्स क्या होते हैं? तो सी माउंटेन्स। विश्व के प्रत्येक महासागरीय बेसिन में सी माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मरु उद्यान या जैविक हॉटस्पॉट के रूप में काम करते हैं। सबसे ऊंचा सी माउंटेन हवाई का सुप्त ज्वालामुखी मोना केआ है, ये ध्यान रखना। समुद्र लक्षण किसके बीच होता है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंबोडिया यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल इंडिया के पास में ही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मैपिंग का पता ही होगा। ठीक है, ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये नेपाल वाला हो गया, ये भूटान हो गया, और इधर ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, इधर के तो ये देश लिखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया पूरा का पूरा। ये म्यांमार, लाओस, ठीक है, फिर इधर ये वियतनाम हो गया, ये पूरा का पूरा इधर वाला, थाईलैंड। ठीक है, कंबोडिया याद रखना, कंबोडिया की कैपिटल क्या है? तो नोम पेन है। ठीक है, तो नोम पेन इसकी कैपिटल है। क्या न्यूज है? तो कंबोडिया में बाघों को पुनः बसाने की योजना बना रहा है। जैव विविधता संरक्षण पर कंबोडिया के साथ, तो कंबोडिया में बाघों को पुनः बसाने की योजना है। दक्षिण पूर्व एशिया का है। ठीक है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। थाईलैंड की खाड़ी है इधर है। ठीक है, ये वाली थाईलैंड की खाड़ी है। ठीक है, एक सेकंड बताऊंगा आपको। दैट इज थाईलैंड की खाड़ी, दैट इज थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, वो टोंकिन की खाड़ी उधर की। और बाकी मेकोंग नदी का नाम याद रख लेना यहाँ पर, बाकी तो और इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। टोनले सेप नाम की एक लीक मिलती है यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद।